प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीए भाग 3 युद्ध का अध्ययन। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज मनोवैज्ञानिक युद्ध, विधियां एवं प्रभाव। तो हम लोग इसमें आज बच्चों यही है मनोवैज्ञानिक युद्ध, विधियां एवं प्रभाव। इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे आज। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मनोवैज्ञानिक युद्ध वैसे ये एक प्रकार से हम आपको दोहरा रहे हैं, आपके एक सेकंड पेपर में भी ये चीज़ें कुछ हद तक, काफ़ी हद तक विस्तार में पढ़ाया गया है आप लोगों को। चलिए देखते हैं इसमें मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें शस्त्रों के बिना प्रयोग द्वारा, ठीक है, शस्त्रों के बिना प्रयोग द्वारा शत्रु या प्रतिद्वंदी से अपनी बात मनवा लेना या बिना युद्ध के विजय प्राप्त करना। ठीक है, अर्थात बिना हथियारों के प्रयोग से, बिना लड़ाई लड़े मनोवैज्ञानिक तरीकों से विजय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, या युद्ध पूर्व शत्रु को हतोत्साहित करके उस पर अपनी मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता कायम रखना, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध कला है, मनोवैज्ञानिक युद्ध का उद्देश्य होता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, फिर से एक बार देख लेते हैं। ऐसा युद्ध जिसमें शस्त्रों के बिना प्रयोग, हथियारों के बगैर प्रयोग से शत्रु या प्रतिद्वंदी से अपनी बात मनवा लेना, या बिना युद्ध के विजय प्राप्त करना, या युद्ध पूर्व शत्रु को हतोत्साहित करके उस पर अपनी मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता कायम करना। अर्थात मनोविज्ञान के द्वारा, मनोवैज्ञानिक युद्ध कला के द्वारा शत्रु के मोरल को डाउन किया जाता है, शत्रु के मनोबल को गिराया किया जाता है, उसकी लड़ने की क्षमता को नष्ट किया जाता है। ठीक है, और बिना लड़े ही वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए मनोवैज्ञानिक युद्ध के द्वारा अपने योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया जाता है और शत्रु का मनोबल गिराया जाता है। दोनों कार्य किया जाता है बच्चों, अपने योद्धाओं का मनोबल बढ़ाना और शत्रु के योद्धाओं का मनोबल गिराना, दोनों ही मनोवैज्ञानिक युद्ध कला के द्वारा होता है। इसके लिए विभिन्न तरीके एवं विभिन्न कदम उठाए जाते हैं बच्चों, और देखा भी जाए तो इसके प्रमुख रूप से 3 प्रकार से कदम उठाए जाते हैं: प्रचार, अफवाह और बुद्धि परिवर्तन या मस्तिष्क प्रक्षालन या विचारारोपण भी हम कहते हैं उसको। ठीक है, और प्राचीन काल से युद्ध में मनोवैज्ञानिक अस्त्रों में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते रहे हैं: अफवाह, प्रचार, मस्तिष्क प्रक्षालन या विचारारोपण या बुद्धि परिवर्तन। अब देखिए बच्चों, महाकाव्य काल, प्राचीन काल में महाभारत के युद्ध के कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। महाकाव्य काल के कह सकते हैं, इसमें रामायण और महाभारत दोनों के हैं। जैसे पहला है अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश देकर मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए तैयार करना। सही बात है बच्चों, दुनिया जानती है, जिसने महाभारत देखा होगा। अर्जुन को मोह हो गया था अपने परिवारजनों को देखकर, तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश करके अर्जुन के मनोबल को बढ़ाया था और इनका मोह भंग किया था और युद्ध के लिए तैयार किया था। द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण वही अश्वत्थामा की मृत्यु की अफवाह है बच्चों। जो महाभारत देखा होगा वो अच्छी तरह समझ जाएगा कि द्रोणाचार्य जब पांडव सेना में त्राहि मचा रहे थे, उस समय द्रोणाचार्य की मृत्यु का एक अकेला उपाय था कि इनके पुत्र की मृत्यु की अफवाह, पुत्र के मृत्यु के बारे में ये सुनकर युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सके और युद्ध से विरत होकर अपने हथियारों को त्याग दिया। जैसे ही हथियारों को त्यागा, वैसे ही द्रौपदी के भाई पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। और बच्चों, आपको सबको मालूम है, अंगद ने रावण के दरबार में अपना पैर जमाया था। रावण का कोई भी योद्धा उसको उठा नहीं पाया, सभी जानते हैं। ताकि रावण को एहसास हो जाए कि एक छोटा सा बंदर ये इतना बड़ा कार्य कर सकता है, तो भगवान राम के पास कितनी ताकत होगी। अब देखिए, विभीषण ने रावण को फिर राम की शक्ति बताकर समझाया था। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के दरबार में जाकर अपनी शक्ति दिखाई थी बच्चों, वही शांति दूत बनकर गए थे ना, जब विराट रूप उन्होंने दिखाया था अपना। और युद्ध में क्या किया जाता है, शंख बजाना, बाजे बजाना आदि के द्वारा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया जाता है और शत्रु का गिराया जाता है।
ये प्रथा लागू है बच्चों। कभी देखिए बजाने वाले की भर्ती आजकल सेनाओं में भी होती है, सेना में भी बाजे बजाने वाले होते हैं बच्चों, ऐसा मत समझिएगा। सेना में भी बाजा बजाने वाले होते हैं, टेक्निकल बाजा होता है उनका। बच्चों मनोवैज्ञानिक युद्ध में 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। वो है विधियों में 3 प्रकार। प्रचार, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पर है अफवाह या जनप्रवाद। तीसरे नंबर पर है बच्चों मस्तिष्क परिवर्तन, वो मस्तिष्क प्रक्षालन, कई चीज़ें कहते हैं इसको, मस्तिष्क प्रक्षालन, मस्तिष्क परिवर्तन, विचारारोपण, ठीक है, बुद्धि परिवर्तन, कई नाम है इसके, याद रखिएगा। मस्तिष्क प्रक्षालन, बल्कि आप सब नाम अलग अलग लिख लीजिएगा। मस्तिष्क प्रक्षालन, बुद्धि परिवर्तन, विचारारोपण, ठीक है, ठीक है, मस्तिष्क परिवर्तन, मस्तिष्क प्रक्षालन, विचारारोपण, बुद्धि परिवर्तन, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे बच्चों। पहला नंबर हम लोग पढ़ते हैं प्रचार के बारे में। प्रचार, या जाते हैं हम लोग प्रचार। प्रचार क्या है? प्रचार ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का होना चाहिए, को नहीं है बच्चों, युद्ध का ये प्रमुख साधन है मनोप्रचार, मनोवैज्ञानिक युद्ध का, और सबसे ज़्यादा प्रचलित है ये और एक प्रभावशाली हथियार के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। प्रचार ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की प्रमुख, सर्वाधिक प्रचलित और एक प्रभावशाली हथियार है, और जिसे कि मनोवैज्ञानिक युद्ध संक्रिया की आत्मा कहा जाता है। आत्मा जानते हैं ना बच्चों, आत्मा के बगैर प्राण नहीं रहते, अरे वो आत्मा के बगैर शरीर का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मनोवैज्ञानिक युद्ध की आत्मा क्या है? प्रचार, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब अच्छे से अच्छा प्रभाव और शीघ्रता से इसका प्रभाव जो है सामने दिखता है। और विजय का मूलभूत तत्व मनोबल होता है, जो कि प्रचार द्वारा ही संभव होता है बच्चों। प्रचार द्वारा ही मनोबल को बढ़ाया जाता है, और प्रचार द्वारा ही शत्रुओं के मनोबल को गिराया भी जाता है, ठीक है। कहने का मतलब प्रचार एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा मनोबल बढ़ाया और घटाया दोनों जाता है। किसका बढ़ाना है किसका घटाना है ये जनरल निर्धारित करता है, क्योंकि बच्चों युद्ध में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया जाता है और शत्रुओं का, दुश्मनों का गिराया जाता है। और प्रचार का प्रमुख जो साधन है, व्यक्ति मुंह टू मोड़, व्यक्ति अपने स्वयं से प्रचार करता है, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार होता है, टीवी के माध्यम से प्रचार होता है, सिनेमा के माध्यम से भी प्रचार होता है, दूरसंचार इसके माध्यम से भी प्रचार होता है बच्चों। तो आज के समय में जो लेटेस्ट प्रचार का सबसे बड़ा साधन है बच्चों, वो है क्या चीज़? कंप्यूटर और इंटरनेट, ठीक है बच्चों। उसको हमने इसमें नहीं लिखा है लेकिन आपको बता देते हैं, वो है कंप्यूटर एवं नेट, इंटरनेट जिसे हम लोग कहते हैं। इसके द्वारा प्रचार का सबसे तेज तीव्र साधन है, जितनी तेज उस पर, क्योंकि एक पलक झपकते संपूर्ण विश्व में छा लेने वाला उपकरण है इंटरनेट, छा लेने वाला दूर संचार यंत्र है इंटरनेट। चलिए परिभाषा हम लोग देख लेते हैं प्रचार की। प्रचार की परिभाषा में बच्चों पामर और परकिंस ने कहा है, किसी व्यक्ति को किसी विचारधारा अथवा उसे निश्चित दिशा में कार्य कराने पर सहमत कराने में के किसी भी प्रयास को प्रचार कहेंगे या प्रचार कहते हैं। सार्जेंट ने क्या कहा है? प्रचार द्वारा साधारणतया लोगों की अभिवृत्तियों का मतलब जो लोग प्रकट करते हैं, अभिवृत्ति तथा मतों को और फिर उनके कार्यों को इच्छित दिशा में प्रभावित करने का एक प्रयास होता है प्रचार, ठीक है बच्चों। चलिए विट ने क्या कहा है? प्रचार का अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्ति एवं मत को प्रभावित करने के लिए सत्य या झूठ का चयनात्मक उपयोग होता है, ठीक है। चलिए और इन परिभाषाओं से अस्पष्ट क्या है, इसके देख लीजिए मूल तत्व क्या क्या है। अस्पष्ट क्या होता है? जैसे इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक प्रचार करने वाला और एक जिसके विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है, अर्थात एक स्वयं मानिए, एक अपना शत्रु। हम प्रचार कर रहे हैं तो शत्रु के विरुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रचार करने वाले हैं और किसके विरुद्ध कर रहे हैं? शत्रु के विरुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। 2 हो गए। प्रचार दूसरे पक्ष के मन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है,
ठीक है। और इफ कार्य में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सत्य या झूठ का उपयोग दोनों किया जाता है। सत्य का भी उपयोग कर सकते हैं, झूठ का भी उपयोग किया जाता है, जिससे मनोबल गिरे। अब ये है कि कितने प्रभावशाली ढंग से हम उस प्रचार को कर पाते हैं, ये क्रमबद्ध प्रयास है। उद्देश्य क्या होता है इसका? अपने स्वार्थों की पूर्ति करना। ठीक है बच्चों, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, हिटलर ने क्या कहा था कि मैं शत्रु को सैन्य तरीकों से निरुत्साहित क्यों करूं। कहने का मतलब हम युद्ध के मैदान में सैनिक तरीके हम क्यों अपनाएं, जब उससे भी सरल उपाय, उससे भी सस्ता उपाय हमारे पास मौजूद है। कौन सा? मनोवैज्ञानिक उपाय। ठीक है बच्चों, जबकि मैं बिना सैन्य प्रयोग के सस्ते ढंग से ऐसा कर सकता हूं। अर्थात मनोवैज्ञानिक युद्ध का उद्देश्य बिना शक्ति प्रयोग के ही सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? शत्रु का मनोबल गिराना, उसके उत्साह तथा प्रतिरोध की भावना को नष्ट करना, प्रचार द्वारा शत्रु को इतना घबराहट में डाल देना कि वह सही ढंग से सोचने के लायक ही ना रह जाए। जो तटस्थ राष्ट्र हैं, या तो उनको अपने पक्ष में मिला लिया जाए, या तो उनको तटस्थ ही रहने दिया जाए, अर्थात शत्रु के पक्ष में ना मिलने पाएँ। या तो अपने पक्ष में मिले तो अपने पक्ष में, नहीं तो तटस्थ ही रहें। और शत्रु की सहायता है तो जो अन्य राष्ट्रों की जो सेनाएं आए, उनके विरुद्ध वहाँ की जनता को इस तरह भर दिया जाए कि लगते कि वो जो हमारी मदद करने नहीं बल्कि हम ही को लूटने आई हैं। ठीक है बच्चों, जनता में विश्वास पैदा कर देना चाहिए। और शत्रु की जनता एवं सैनिकों के मनोमस्तिष्क को प्रभावित करना। ठीक है, शत्रु की जनता एवं सैनिकों के मनोमस्तिष्क को प्रभावित करना प्रचार का उद्देश्य होता है। शत्रु की मनोबल एवं यौद्धिक इच्छा को समाप्त करना या पराजय स्वीकार कराना। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें प्रचार के उद्देश्य में आते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मस्तिष्क प्रक्षालन या क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अफवाह या जन प्रवाद। ठीक है, अफवाह या जन प्रवाद। अब देखिए अफवाह क्या होती है? इसमें जो है आँखों देखी या कानी सुनी बातें नहीं कही जाती, अर्थात निहायत झूठ, बल्कि तरह तरह के विश्वासों और पूर्व धाराओं के आधार पर झूठी बातें गढ़ ली जाती हैं। धाराओं क्या है बच्चों? ये धारणाओं है। ठीक है, धारणाओं के आधार पर झूठी बातें जो है गढ़ ली जाती है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि जन प्रवाद एक प्रमाणिक कहानी है। जेम्स ड्रेवर ये विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो किसी विशेष घटना के होने को एक समुदाय में फैलाती है। ठीक है, वही अफवाह होती है बच्चों, क्योंकि ये प्रमाणिक कहानी होती है, सत्य बात नहीं। किम्बल यंग ने क्या कहा है? अफवाह है एक विशेष प्रकार का सुझाव है या किसी काल्पनिक अथवा व्यक्ति से संबंधित कहानी जो फैलने के साथ साथ बढ़ती भी जाती है। अब देखिए, अब अफवाह फैलाने वाला ना तो कोई प्रमाण देता है, ना ही उससे कोई प्रमाण मांगता है, कुछ नहीं बच्चों। जैसे होता है हमने सुना है ऐसे से ऐसे हुआ, हमने सुना है ये हो रहा है, हमने सुना है भारत की टंकियों में पाकिस्तानी एजेंट जहर घोल रहा है, हमने सुना है भारत के कुओं में जो है पाकिस्तानी एजेंट जहर घोल रहे हैं, हमने सुना है कि ऐसे से ऐसे हो रहा है। तो ऐसे में बच्चों क्या होता है? जनता आतंकित हो जाती है, पानी पीने से घबराती है। तो ऐसी होता है अफवाह। अफवाह जो है मुंह दर मुंह फैलती रहती है। ठीक है, अफवाह एक बार जब शुरू हो जाती है तो संक्रामक रोग की तरह बहुत तेज़ी से फैल जाती है। अफवाह बहुत तेज़ी से फैल जाती है। ठीक है बच्चों, अफवाह फैलाने की विधियां कौन कौन सी है? परस्पर बातों द्वारा अफवाह, एक दूसरे से बात करके, और झूठी रेडियो स्टेशन के द्वारा, समाचार माध्यमों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, रेडियो पर झूठे हिंदी समाचार के द्वारा। ठीक है बच्चों, जनप्रवाद की विशेषताएं क्या होती हैं? ये बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, जनप्रवाद की या अफवाह की जो विशेषताएं होती है वो है इसकी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता। ये कहाँ से पैदा हुआ है, इसका स्रोत क्या है, कुछ पता नहीं। मान के चलिए सब झूठा ही झूठा। इसमें सभी बातें निराधार तथा असत्य होती है, सब झूठ।
इसका प्रसार तीव्र गति से होता है, तेजी से होता है। ये फैलने के साथ साथ अनेक रंगों में रंग भी जाती है बच्चों, इसलिए कि अगर कोई एक तरीके से बताता है तो दूसरा क्या करता है, सारी बातें अगर भूल जाता है तो कुछ बातें अपने से जोड़ देता है, तो ऐसा होता है अफवाह। ठीक है, चलिए, इसलिए कई बातें, जितने मुँह उतनी बातें। कोई 10 अक्षरों में बताया है तो कोई इसी को 20 अक्षरों में है। अब ये प्रभाव पड़ता है कि बताने वाला, अफवाह फैलाने वाले के अंदर कितनी वाक्पटुता है, कितना अच्छा ढंग से वो व्यक्त कर पाता है। ठीक है, कितनी उसकी प्रभावशाली, कितना प्रभाव उसकी आवाज़ में है, किस तरह वो जो है इस अफवाह को पेश कर पाता है। ठीक है बच्चों, अगला है आपका बुद्धि परिवर्तन या विचारारोपण। ठीक है, बुद्धि परिवर्तन या विचारारोपण, मस्तिष्क परिवर्तन भी कहते हैं बच्चों इसको। ठीक है, मस्तिष्क परिवर्तन, मस्तिष्क प्रक्षालन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। यह प्रक्रिया प्रचार के समान बच्चों लोकप्रिय नहीं होती, क्योंकि यह प्रक्रिया कष्टदायक भी होती है। कभी कभी बगैर कष्ट में दिए किसी के विचारों को आप आरोपित नहीं कर सकते किसी के मन में। और यह प्रक्रिया शत्रु पक्ष के युद्धबंदियों तथा पैसे से खरीदे गए एजेंटों द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में युद्धबंदियों तथा एजेंटों को लालच देकर या यातना देकर उन्हें देश के विरुद्ध तैयार किया जाता है बच्चों। लाया तो लालच देकर, यानी अपने ही देश के विरुद्ध वो ऐसा प्रयास करेंगे, जैसे कहते हैं ना, ये एजेंट हैं, थोड़े से लालच में मिल जाते हैं शत्रुओं से और शत्रु विरोधी कार्य करने लगते हैं बच्चों। अरे वो राष्ट्र विरोधी कार्य करने लगते हैं, शत्रु के पक्ष में कार्य करते हैं। चलिए, तैयार कराने के बाद इन्हें अपने पक्ष के सिद्धांत एवं नीतियों को स्वीकार कराया जाता है, अर्थात अपने विचारों को इनको बताया जाता है कि आपको ऐसे से ऐसे करना है, चाहे लालच के वशीभूत या उसके लिए पैसा तय होता है लालच देकर, चाहे जैसे भी होकर। मान के चलिए, जैसे होता है ना बच्चों, भेद की नीति कहते हैं इसको। जैसे चाणक्य ने बताया था, साम दाम भेद, भेद का मतलब तोड़ फोड़, शत्रु के सेना यहाँ दंगा कराना, शत्रु के क्या बोलते हैं, कुछ शत्रु के सेनाध्यक्षों को अपनी ओर मिलाना लालच देकर। ठीक है, विद्रोह करा देना, दंगे करवा देना उसके राज्य में। तो इसमें भी प्रयास यही किया जाता है। तैयार कराने के बाद अपने पक्ष और सिद्धांत नीतियों को स्वीकार कराया जाता है। बाद में यही व्यक्ति अपने देश के व्यक्तियों को अपने सिद्धांतों पे से प्रभावित करके देशद्रोह करने को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ऐसा बताते हैं कि हमारी जो नीतियाँ वो अच्छा है, हमारा शत्रु राष्ट्र जो है उसका उद्देश्य अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, वो बहुत ही अच्छा राज्य है, हमारे लिए वो बहुत लाभदायक कार्य करेगा, इसलिए आप भी जो है उसकी मदद कीजिए, उसकी सत्ता हमारे यहाँ स्थापित हो जाएगी, हम लोगों का लाभ ही लाभ है। ऐसा जो है प्रयास कराया जाता है। और विभिन्न सिद्धांतों एवं उपाय से शत्रु पक्ष के बंदी सैनिकों और नागरिकों को विश्वास दिलाया जाता है कि उनका देश गलत नीतियों पर चल रहा है। और इस बात का भी विश्वास दिलाया जाता है कि देखिए, आप लोग अपने देश के लिए मर रहे हो और उस राष्ट्र ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, आपके अनुपस्थिति में आपका परिवार भूख से मर रहा है। ठीक है, हमारी नीतियाँ उचित हैं, अच्छी हैं, इनका आप पालन करोगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, आपके परिवार भूखों नहीं मरने पाएगा, हम आपके लिए सब कुछ दे देंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर भरा जाता है, अपने राष्ट्र के विरुद्ध उनको बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए। और बुद्धि परिवर्तन का ये जो विचारारोपण का है, ये चीनी शब्दकोश से प्राप्त होता है, अर्थात ये कहाँ की देन है, चीन की देन है। 1962 में जो भारतीय पकड़े गए, जो युद्धबंदी बनाए गए थे, युद्धबंदी 1900 भारत में, और बच्चों 1950 के पहले एक कोरिया युद्ध जो है लड़ा था चीन ने, कोरियाई बंदियों के साथ भी जो है कोरिया युद्ध, बच्चों तारीख तो नहीं मालूम है, शायद 55-56 में लड़ा था उसने। तो कोरिया में भी जो है उसने, जो वहाँ के बंदी सैनिक थे और भारतीय सैनिक जो बंदी थे, इन सब के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार इसने किया था। ठीक है, क्या बुद्धि परिवर्तन वाली नीति, ये आपके राष्ट्र में आपके प्रति कोई ज़्यादा देखभाल नहीं कर रहा है, आपके परिवार का, आप लोग युद्ध के लिए, आप लोग युद्ध करने आए हो, मर रहे हो, हमारी नीतियाँ अच्छी हैं, हमारे साथ हाथ मिलाइए। ठीक है, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपको पैसा को भी देंगे, सब कुछ देंगे आपको, यही चीज़ है बच्चों। ठीक है, और जब चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार
की स्थापना हुई थी, तो वह समय जो था उस समय, ये वह नहीं है बच्चों, ये है उस समय, ठीक है। चीनी जनता का बुद्धि परिवर्तन इसी आधार पर किया गया था। अब उसमें कैसे किया था माओ ने, ये देख लीजिए। तो गांव में फहर फहर के, हर गांव में लगभग हर पेड़ पर लाउड स्पीकर उसने लगा रखा, और हमेशा जो है 24 घंटे माओ के विचारों को उस पर चलते रहते थे, माओ के विचारों को सुनाया जाता था, और चीनी जनता उसे सुनने के लिए मजबूर थी। भाई पेड़ों से वो हटाती तो मार खाती, सैनिक उनको प्रताड़ित करते हैं। अब बार बार उसी को सुनिए या ना सुनिए, लेकिन कुछ भी है, कानों में आवाज़ टकरा रही है, लाउड स्पीकर बार बार चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है, पुरानी बातें भूल जाती हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ें जब भूल जाती हैं, और ये बुद्धि परिवर्तन जो है, बुद्धि परिवर्तन का विचार इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि लगातार अगर कोई चीज़ें आपको सुनाई जाएगी तो वो चीज़ आपको याद रहेगी और पुरानी चीज़ें आप भूल जाएंगे। और इसी प्रकार क्या किया जाता है कि बंदी सैनिक जो होते हैं, बंदी सैनिकों को किसी कमरे में बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद उसके अंदर लाउड स्पीकर से बार बार उसको एक ही चीज़ें सुनने को मजबूर किया जाता है। बार बार जब वही बज ही रहा है तो वही सुनिए। तो बार बार सुनते 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 सैनिकों का क्या होता है, उसकी पुरानी बातें भूल जाती है, वही जो सुन रहा है वही उनके दिमाग में रहती है, ठीक है बच्चों। बार बार सुनते सुनते भी उनका दिमाग बुद्धि परिवर्तन हो जाता है। और कभी कभी विचारारोपण के लिए बच्चों क्या किया जाता है कि बहुत कठोर उपाय भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे मारपीट के द्वारा, यातना के द्वारा हाथ गोड़ तोड़ देना, हाथ गोड़ फूफा बना देना, हाथ गोड़ काट देना, ठीक है। हाथ गोड़ नहीं, मतलब हाथ पैर, ठीक है। हमने तो गांव की भाषा बोल दी आप लोगों से, हाथ गोड़, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो बेटा, कोई बात नहीं। हमने बोल दिया ना हाथ गोड़ तोड़ देना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब हाथ पैर तोड़ देना, हाथ पैर काट देना, आंखें फोड़ देना, ठीक है। ये चीज़ जो है करके भी जो है विचारारोपण किया जाता है, यानी यातनाएं देकर, डरा कर, धमका कर, ठीक है। ये चीज़ें किया जाता है। अब देखिए विचारारोपण या बुद्धि परिवर्तन या आरोप की विधियां कौन कौन सी अपनाई जाती हैं। देखिए, पहली बात, प्रभावशाली तरीके से विश्वास दिलाया जाता है, और अपनी विचारधारा को शत्रु के मस्तिष्क में प्रवेश कराया जाता है, और एक ही चीज़ को बार बार सुनाया जाता है। इतना यातनाओं के द्वारा भी और हिंसात्मक उपायों के द्वारा भी बुद्धि परिवर्तन किया जाता है। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का प्रभाव। कहने का मतलब प्रचार, अफवाह और बुद्धि परिवर्तन, जब ये सारी चीज़ें जो है सफलता से संचालित कर दी जाती हैं, तो उनका शत्रु जनता, शत्रु राष्ट्र, शत्रु के सैनिक, शत्रु के नागरिकों पर प्रभाव क्या पड़ता है। पहला नंबर होता है बच्चों, शत्रु का मनोबल गिर जाता है, शत्रु का मोरल डाउन हो जाता है। जब मनोबल गिर जाएगा तो गिरा मनोबल से ना तो युद्ध हो सकता है, कोई कार्य नहीं हो सकता गिरे मनोबल से, ठीक है बच्चों। शत्रु की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। जब ये पता चल जाता है कि हमारे मुकाबले शत्रु कई गुना ताकतवर है, अब हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर है या शत्रु की स्थिति कमज़ोर है, तो उसकी इच्छा शक्ति जो है समाप्त हो जाएगी। उसको लगेगा कि अब दिल्ली बहुत दूर है, हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। जब इच्छा ही शक्ति ही समाप्त हो गई, मनोबल ही गिर गया, इच्छा शक्ति ही समाप्त हो गई, तो समझ लीजिए वो किसी मतलब के नहीं होते, कोई युद्ध कार्य वो कर ही नहीं सकते। उत्साह तथा प्रतिरोध करने की भावना नष्ट हो जाती है, बस वही चीज़ है। सही ढंग से सोचने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब जिसका मनोबल ही, मोरल ही गिरा हुआ है, वो क्या सोच पाएगा, ठीक है बच्चों। अगर अफवाह के द्वारा, बुद्धि परिवर्तन के द्वारा, प्रचार के द्वारा अगर मोरल को गिरा दिया जाए, तो जो विजय की कल्पना है, वो कल्पना सोचना भी उसके लिए भारी पड़ेगा। उसको लगेगा कि हम विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते, ठीक है। सही ढंग से सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है। सेना और जनता में अविश्वास पैदा हो जाता है। भाई सेना को कुछ ऐसे पोस्टर दिखा दिए गए कि जिसमें जो है सेना जनता पर अत्याचार कर रही है, कुछ ऐसे पोस्टर दिखा दिए गए जिसमें सेना जनता और गरीबों के साथ जो है अन्याय कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, हत्याएं कर रही है, बलात्कार कर रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, सेना और जनता में विश्वास पैदा हो जाए, उसको लगेगा कि हमारे देश के सैनिक ही हमारे दुश्मन हैं सबसे बड़े। तो पोस्टर के द्वारा भी ये चीज़ें किया जाता है बच्चों, प्रचार, अफवाह, ठीक है।
चलिए, विचार और आरोपण के द्वारा शत्रु के सैनिकों एवं जनता को उसके विरुद्ध कर दिया जाता है। किसके? सरकार के। उनके अंदर ऐसी भावनाएं भर दी जाती हैं कि सैनिकों को भी लगेगा कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, जनता को भी लगेगा कि हमारी सरकार केवल हमें लूट के खा रही है, केवल हमारा शोषण कर रही है, बाकी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं दे रही है। अगला है बुद्धि परिवर्तन के द्वारा शत्रु के नागरिकों और सैनिकों को अपनी इच्छा अनुसार सोचने को मजबूर किया जाता है। अपनी इच्छा अनुसार नहीं मतलब बच्चों, शत्रु की इच्छा अनुसार। ठीक है, नहीं शत्रु के नागरिकों को हम अपनी इच्छा अनुसार मजबूर करते हैं। ठीक है बच्चों, जो शत्रु के नागरिक हैं तो हम हमारी इच्छा अनुसार वो सोचेंगे। किसके द्वारा? बुद्धि परिवर्तन के द्वारा। हमारी इच्छा, अपनी का मतलब हो गया बच्चों हमारी। ठीक, अफवाह से शत्रु देश की जनता में मतभेद पैदा हो जाता है। सही बात है। अफवाह से बच्चों सेना की हिम्मत टूट जाती है। इसीलिए प्रति अफवाह जो होता है, प्रति अफवाह का भी प्रयोग किया जाता है। पहले से ही जनता को अलर्ट करा दिया जाता है, सैनिकों को अलर्ट करा दिया जाता है कि अगर शत्रु के पक्ष से अगर किसी अफवाह फैलाई जाती है या अफवाह की संभावना हो, तो इसके लिए जनता को और सैनिकों को अलर्ट करा दिया जाता है कि शत्रु ऐसी ऐसी अफवाहें फैला रहा है, इसलिए आप लोग अलर्ट रहिएगा और सब कुछ झूठ है। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा सरकार अगर करने में सफल नहीं होती तो ऐसी स्थिति में सेना की हिम्मत भी टूट जाती है, लड़ने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है और जनता भी जो है कमज़ोर पड़ जाती है, जनता का भी मोरल गिर जाता है। और मनोबल के गिरने के बाद शत्रु राज्य की जनता अपनी सरकार को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी अगले भाग में। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।